नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। इस चैनल के ऊपर मुख्यमंत्री को लेकर एक नई सीरीज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में बहुत अंदरूनी बातों को जानेंगे। जितने भी फैक्ट हैं उनको तो कवर करेंगे ही, साथ में उनके जीवन से जुड़े हुए दिलचस्प कहानी और किस्सों को भी आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसी क्रम के अंदर आज हम लोग एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात करने वाले हैं जिन्होंने राजस्थान में दो जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से चुनाव हारे और हारने के बाद फिर उनका निर्णय यह था कि मैं वापस से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूंगा और राजस्थान के अंदर परचम लहराऊंगा। लेकिन फिर वो सियासत ज्यादा दिन नहीं चली और उसके बाद में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी सरकारी गाड़ी में नहीं, एक तांगे की सवारी करते हुए फिर अलविदा कह दिया राजनीति को। हम लोग बात कर रहे हैं जय नारायण व्यास की। राजस्थान के अंदर एक ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने केवल राजस्थान के अंदर ही नहीं, केंद्रीय स्तर पर भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज के अंदर। आप लोग देख रहे हैं आर एस बाबा चैनल को, जहां पर हम लोग मुख्यमंत्री की सीरीज को कवर करने वाले हैं और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से इस सीरीज को अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग जय नारायण व्यास के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारी एप्लीकेशन से जरूर जुड़िएगा। वहां पर पशु परिचर का एक कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिससे जुड़कर आप लोग अपने एग्जाम के अंदर सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी वहां पर अपने कोर्स को कंप्लीट कर दिया है, कुछ क्लासेस अभी रनिंग में चल रही हैं। आप लोग जरूर जुड़िएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। आर एस बाबा दीपक सर टेलीग्राम चैनल है, दीपक सर ऑफिशियल, या फिर आर एस बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर जुड़ जाइए। जय नारायण व्यास का जन्म उसी समय होता है जिस समय सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, अर्थात 1899 के अंदर। दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन फिर भी जय नारायण व्यास ने सुभाष चंद्र बोस को अपना गुरु माना। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए क्रांतिकारी गतिविधियां जो है उनका समर्थन किया। तो 1899 के अंदर ही जोधपुर के अंदर जन्म होता है जय नारायण व्यास का। और 1899 में 18 फरवरी 1899 को जोधपुर के अंदर, जो कि ब्रिटिश इंडिया का उस समय एक पार्ट हुआ करता था, वहां पर जन्म होता है जय नारायण व्यास का। जिस समय उनकी स्कूलिंग हुआ करती थी और जैसे ही वो अपने कॉलेज के दिनों में पहुंचते हैं, फिर वो एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और उनके वो कॉलेज के दिन, जिस समय एक युवा क्रांतिकारी बनने की तरफ निकल पड़ता है, उनका भी वही दौर जो है वो शुरू होता है। बात है 1919 की, जिस समय एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड होने को तैयार था 13 अप्रैल 1919 को। उससे कुछ समय पहले ही दिल्ली के अंदर जब उनका एग्जाम का सेंटर आता है, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी कोई विद्यार्थी पढ़ाई किया करता था तो पंजाब के अंदर तो उनके सेंटर आया ही करते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर भी उनके सेंटर्स दिया करते थे। तो मार्च 1919 के अंदर जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पर रहते हैं, अपने एग्जाम सेंटर से बाहर रहते हैं, वहां पर देखते हैं कि कुछ क्रांतिकारी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन के अंदर नेतृत्व करता जो है वो है स्वामी श्रद्धानंद, जो कि क्रांतिकारी विचारधाराओं से इतने ओतप्रोत थे कि उनसे जय नारायण व्यास काफी प्रभावित होते हैं। और उस समय जय नारायण व्यास ने यह निर्धारित किया था, निश्चित किया था कि मैं अब राजनीति में प्रवेश करूंगा और अपने क्रांतिकारी जो विचार हैं उनको लोगों के सामने लेकर आऊंगा। और इसी प्रेरणा के साथ में वो भी राजस्थान के अंदर अब क्रांतिकारी विचार लाने के लिए विजय नामक समाचार पत्र जो है उसका संचालन शुरू कर देते हैं। जोधपुर वापस लौटते हैं 1921 के अंदर और विजय नामक समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया। अपने क्रांतिकारी विचार रखने उन्होंने शुरू किए, लेकिन आप लोग को पता है कि क्रांतिकारी विचार हर किसी को पसंद नहीं आते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ जब उन्होंने जोधपुर से अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया, तो वहां के जो राजा थे, रियासत के राजा थे, उनको भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि एक तरफ जय नारायण व्यास जो कि लोकतंत्र के समर्थक थे, वहीं पर राजा
अपने राजतंत्र के समर्थक थे। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके थे। लेकिन कारवां आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद ही, 2 साल बाद ही, जयनारायण व्यास के विजय समाचार पत्र को बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वो कहां रुकने वाले थे। इसके साथ में ही वक्त आता है 1927 का। मुंबई के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा जाता है कि जहां जहां कांग्रेस है वहां पर तो लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, लेकिन जहां पर रियासतें हैं, जहां पर राजतंत्र कायम है, वहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। इसीलिए एक नए मंडल की स्थापना की गई और वो है प्रजामंडल, और प्रजामंडल का नेतृत्व सौंपा गया जयनारायण व्यास को। लेकिन ये बात राजतंत्र को कहां पसंद आने वाली थी, इसीलिए यह निर्धारित किया गया कि जयनारायण व्यास को जेल के अंदर भेजा जाएगा। तो जो राजतंत्र की गद्दी को संभाल रहे थे उन्होंने निर्धारित किया कि जयनारायण व्यास, जो कि राजतंत्र के धुर विरोधी बन चुके हैं, उनको अब जेल के अंदर भेजा जाएगा और इसीलिए नागौर के किले के अंदर उनकी नजरबंदी जो है वो की जाती है। लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता चलता रहता है। जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है तो उस समय यह निर्धारित होता है कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जो है वो जरूर कहीं ना कहीं उपज रहा होगा, और वो प्रश्न ये होगा कि जब जयनारायण व्यास को इरविन समझौते के तहत छोड़ा जाता है तो फिर उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है उनको क्यों नहीं छोड़ा गया। ये प्रश्न जो है वो आज भी वर्तमान के अंदर कई बार सुर्खियां जो है वो बटोरता है कि महात्मा गांधी के कई बार प्रयास करने के बाद भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्यों नहीं छोड़ा गया। क्या गांधी जी चाहते तो क्या छुड़वा नहीं सकते थे। वो बात एक अलग मुद्दे की है। लेकिन हम लोग आते हैं कि इसी गांधी इरविन समझौते के तहत जयनारायण व्यास को जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो एक राजनीतिक कैदी थे। उसके बाद में वो जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आते हैं, और जैसे ही वो जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आते हैं तो वो जोधपुर से रवाना होते हैं मुंबई की तरफ, और मुंबई में जाकर जवाहरलाल नेहरू के साथ में रहते हुए सचिव पद को हासिल करते हुए उन्होंने अखंड भारत एक सभा की स्थापना की, एक संस्था की स्थापना की, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो लग गए। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं जयनारायण व्यास और जवाहरलाल नेहरू की नजदीकियां जो है वो काफी अच्छे से बढ़ चुकी थी। लेकिन जो व्यक्ति लोकतंत्र का समर्थक होता है, ये बात किसी ना किसी को जरूर खटकती है। मतलब उन्हीं लोगों को खटकेगी जो कि राजतंत्र के समर्थक हैं। और जब जोधपुर के अंदर वो जाते हैं तो जोधपुर के अंदर जो रियासतें हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती है, और ये शिकायत जो है वो पहुंचती है जवाहरलाल नेहरू के पास में कि आपके जो उम्मीदवार हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं जयनारायण व्यास, वो हमको ठीक ढंग से यहां पर काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अपने काम को सुचारू रूप से जारी रखते हैं। और वक्त आता है 1948 का। 1948 के अंदर जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत के अंदर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनते नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था, उस समय राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों का विलय जो है वो किया जाता है और एक नए राजस्थान का निर्माण होता है। 30 मार्च 1949 को जब नए राजस्थान का निर्माण होता है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर जैसी रियासतों को एक साथ जो है वो मिलाया जाता है, तो उस समय बारी आती है कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। जवाहरलाल नेहरू, जिनके पहली पसंद जो है वो जयनारायण व्यास थे, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू अपने कुछ राष्ट्रीय मुद्दों के अंदर उलझे हुए थे और वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे थे। जैसे आप लोग को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू उस समय जम्मू कश्मीर के मुद्दे के अंदर भी उलझे हुए थे, इसलिए उनका ध्यान राजस्थान की तरफ नहीं था। और उस समय राजस्थान के पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वो बनते हैं हीरालाल शास्त्री, और इसके लिए अप्रोच आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश के आधार पर हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला
मनोनीत मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही ये सीट जो है वो खाली होती है और राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री और सिविल सर्वेंट रहे जोधपुर रियासत के अंदर CS वेंकटाचारी, उनको राजस्थान का दूसरा मनोनीत मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद में वापस से जवाहरलाल नेहरू की एंट्री होती है और उनके अंतर्गमन के बाद में ही जयनारायण व्यास को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है और 1951 के अंदर राजस्थान के पुनः तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जाते हैं जयनारायण व्यास। लेकिन फिर से ये यात्रा जो है वो लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि 1952 के अंदर पहली बार लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ आते हैं। क्योंकि पहली बार 13 मई 1952 को इस दिन हम लोग संसद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पहली बार भारत के अंदर लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने जा रहे थे, इसीलिए जयनारायण व्यास भी उन चुनावों के अंदर खड़े होते हैं। पहले से ही मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, लेकिन फिर से वो इलेक्शंस के अंदर खड़े होते हैं, चुनावों के अंदर खड़े होते हैं। लेकिन चुनाव के अंदर खड़े होने से पहले उन्होंने कुछ चेतावनियां जो है वो पहले से भांप ली थी। उनको ये लग रहा था कि मैं इन चुनावों को हार सकता हूं, लेकिन ये हार का कारण क्या था? हार का कारण किसी दूसरी तरफ था। 1951 के अंदर राम राज्य परिषद की स्थापना की गई थी करपात्री महाराज के द्वारा, जो कि हिंदुत्व का परचम लहरा रहे थे राजस्थान के अंदर। राम राज्य परिषद और उस समय उसके नेतृत्वकर्ता बनते हैं उम्मेद सिंह के बेटे हनवंत सिंह, जिसको हूण सिंह भी जो है वो कहा जाता है। हनवंत सिंह जो कि राम राज्य परिषद की कमान संभालते हैं, उनसे पश्चिमी राजस्थान बहुत प्रभावित था। जयनारायण व्यास को यह डर था कि ये व्यक्ति जो है वो मुझे इलेक्शंस के अंदर हरा सकता है, और इसीलिए उन्होंने जोधपुर सिटी बी के साथ में ही जालोर ए से भी चुनाव लड़ने का निर्णय किया। अर्थात वो अपनी 2 सीटों से अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर चुके थे। पहली सीट थी जोधपुर सिटी, जोधपुर शहर बी, और दूसरी जो सीट थी वो थी जालोर ए। तो जोधपुर के अंदर तो उनके विरोधी थे हनवंत सिंह, जबकि जालोर के अंदर उनके विरोधी जो थे वो माधो सिंह थे। होना क्या था, जयनारायण व्यास को पता था कि मैं अब इलेक्शंस जो है वो हारने वाला हूं, और दोनों ही जगह से वो अपने चुनाव हार जाते हैं। चिंता के अंदर रहते हैं, काफी समस्याएं उनको घेरती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी वो राजस्थान के 2 सीटों से चुनाव हार जाता है। चिंता इतनी गहरा जाती है कि उनके 2 मित्र हैं साथ में। 2 मित्र की कहानी बड़ी जबरदस्त है। जयनारायण व्यास के 2 मित्र हैं, एक तो है माणिक्य लाल वर्मा और दूसरे जो मित्र हैं वो है मथुरादास माथुर। मथुरादास माथुर और माणिक्यलाल वर्मा ये 2 वो व्यक्ति हैं जो कि आगे जाकर राजनीति की परिभाषा को बदल देंगे और वाकई में राजनीति का चरित्र क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, उसको दिखाते हैं। जयनारायण व्यास को पूरा भरोसा था अपने 2 मित्रों पर, माणिक्यलाल वर्मा और मथुरादास माथुर पर। उनको वो मंत्री बनाते हैं अपनी सरकार के अंदर, लेकिन इस समय तो उनकी सरकार थी ही नहीं। जब वो दोनों सीटों से चुनाव हार जाते हैं तो उन्होंने राजनीति की परिभाषा के तहत नैतिकता का परिचय दिया, और उस समय टीकाराम पालीवाल जो कि पहले वाली सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, उनका नाम उन्होंने आगे बढ़ाया और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं मार्च 1952 के अंदर। और जैसे ही टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालते हैं तो फिर जयनारायण व्यास को अंदर से यह आवाज आती है कि यार मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूं। मुख्यमंत्री बनने की इस कवायद के अंदर जयनारायण व्यास के समर्थक रहे, और किशनगढ़ जो विधानसभा सीट है वहां पर ऑलरेडी पहले से ही जो है वो एमएलए की सीट पर बैठे हुए थे चांदमल मेहता। उन्होंने अपनी सीट को खाली कर दिया और जयनारायण व्यास से कहा कि आप मेरी सीट से उपचुनाव लड़िए। और जैसे ही सीट खाली होती है तो जयनारायण व्यास वहां से उपचुनाव लड़ते हैं और उपचुनाव को जीतकर वो पहुंचते हैं वापस से विधानसभा के अंदर। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर आज तक का इतिहास ये रहा है
कि जो पहली विधानसभा का कार्यकाल था उसमें सर्वाधिक 17 सीटों के लिए उपचुनाव हुए, जो कि आज तक सर्वाधिक है। जैसे ही जयनारायण व्यास एमएलए का चुनाव जीतकर, उपचुनाव जीतकर पहुंचते हैं विधानसभा के अंदर, उस समय जवाहरलाल नेहरू का समर्थन उनको मिलता है और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन मिलने के बाद टीकाराम पालीवाल अपनी कुर्सी को वहां से खाली करते हैं और वापस से 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने वापस से कुर्सी संभाल ली थी। लेकिन जयनारायण व्यास का राजनीतिक वर्चस्व ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एक नए किरदार की वहां पर अब एंट्री होने वाली थी और वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की जब एंट्री होती है तो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते हैं और सर्वाधिक लंबे समय तक भी थे। इसीलिए जो जयनारायण व्यास के पहले 2 बड़े समर्थक थे, मैंने कहा था कि 2 मित्र हैं उनके, माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे हैं मथुरादास माथुर। माणिक्यलाल वर्मा के मन में कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व को लेकर एक कुलबुलाहट थी। उनको भी लग रहा था कि जब हम लोग बैठे थे तो फिर जयनारायण व्यास ने टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया, क्योंकि जब वो वापस से मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के तो फिर से टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये कसक कहीं ना कहीं माणिक्यलाल वर्मा के मन में रहती है। माणिक्यलाल वर्मा इस बात को लेकर जाते हैं मथुरादास माथुर के पास में और दोनों आपस में एक गुट बनाते हैं। बोला यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो गुपचुप तरीके से मोहनलाल सुखाड़िया के पास में जाते हैं और उनको समर्थन देने का वो निर्णय करते हैं। लेकिन ये बात जयनारायण व्यास को पता नहीं थी। जयनारायण व्यास जो कि अब इंतजार कर रहे थे कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी जो है वो आखिर क्या निर्णय करेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस जो थे वो हो चुके थे, कांग्रेस की जीत हो चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए वोटिंग होना शुरू हुई राजस्थान की कांग्रेस कमेटी के अंदर। और वोटिंग के अंदर आश्चर्यजनक परिणाम जो है वो सामने निकल कर आते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम ये थे कि मुख्यमंत्री के लिए समर्थन में जो 2 व्यक्ति जयनारायण व्यास के जो मित्र कहला रहे थे, उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को वोटिंग की और वोटिंग करने के बाद वो मोहनलाल सुखाड़िया के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं। इससे जयनारायण व्यास बड़े स्तब्ध रहते हैं और वो फिर ये निर्णय करते हैं कि मुझे अब इस पद को छोड़ना ही पड़ेगा। तो माणिक्यलाल वर्मा और इनके साथ में मथुरादास माथुर वो अब मोहनलाल सुखाड़िया के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं। जयनारायण व्यास को यह लग चुका था कि मुझे अपने पद को छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए अगले दिन उनके लिए सरकारी गाड़ी इंतजार कर रही होती है कि अब जयनारायण व्यास यहां से रवाना होंगे इस आवाज से और मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे। लेकिन उस समय सरकारी गाड़ी को छोड़कर वो एक तांगे को बुलाते हैं और तांगे में चादर के अंदर अपने सामान को लपेटकर वो तांगे के अंदर रख देते हैं। और फिर वहीं पर पीछे से आवाज आती है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो कि बनने वाले हैं वो यहां पर आ रहे हैं। और उनके साथ में जयनारायण व्यास के 2 मित्र, जयनारायण व्यास के जो 2 मित्र माणिक्यलाल वर्मा और मथुरादास माथुर भी उनके पास में रहते हैं। जैसे ही दोनों नजदीक आते हैं तो उनके दोनों मित्र उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वहां पर फूट फूट कर वो रोने लगते हैं कि देखिए कि हम आपके साथ में थे लेकिन फिर भी आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन जयनारायण व्यास को पता था कि ये घड़ियाली आंसू हैं, ये कुछ देर तक बहेंगे और फिर मोहनलाल सुखाड़िया के साथ में जाकर खड़े हो जाएंगे। इसके बाद में जयनारायण व्यास को ये लग चुका था कि मेरा अब राजनीतिक करियर जो है वो कहीं पर अब सूर्य उदय की ओर है। और उसके बाद में उन्होंने फिर राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा और उसके बाद में फिर उनके जीवन का अंत होता है। उनके जीवन का अंत होता है 14 मार्च 1963 को दिल्ली के अंदर और फिर ये सूर्य हमेशा के लिए उदय हो जाता है। हमने पहले जिक्र किया था हनवंत सिंह का। हनवंत सिंह कहां चले गए? हनवंत सिंह को आज इतिहास के अंदर इसीलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में विलय होने का समर्थन किया था और इसीलिए कई लांछन जो है वो उनके ऊपर लगते भी हैं। लेकिन फिर ज्यादा लंबे समय तक वो जीवित नहीं रहे थे। पाकिस्तान की सीमा पर
एक हवाई दुर्घटना के अंदर उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जय नारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। और आप लोग को पता है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर के अंदर भी की जाती है। आप लोग को यह सेगमेंट कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग का समर्थन होगा तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री की सीरीज हर मुख्यमंत्री के बारे में लेके आऊंगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। याद रखिए कि किसी भी कदम को उठाने के लिए एक समर्थन जो है वो जरूर आवश्यक होता है। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में समर्थन देंगे तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ राजस्थान के जो राज्यपाल हैं इनके लिए भी बहुत बेहतरीन सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।